हेलो नमस्कार। मैं रमेश बिश्नोई। आज एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हमारा मुद्दा है कोविड-19 पैंडेमिक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक? कोविड-19 पैंडेमिक का अर्थ क्या है? कोविड-19 को अगर हम एब्रीविएट करें तो इसका नाम होगा कोरोना वायरस डिजीज़। कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। ये 2019 क्या है? कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स को इस विश्व के अंदर खोजा गया था, लेकिन जो 2019 के अंदर जो वेरिएंट चाइना के वुहान शहर से हमें प्राप्त हुआ था, जो काफ़ी डेंजरस है और जिसने पूरे विश्व को क्या कर दिया है, झकझोर कर दिया है, उनका इकोनॉमिकल सिस्टम्स को और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को सबसे ज़्यादा इसने अफेक्ट किया है। तो इसलिए 2019 के अंदर इस वेरिएंट को पाया गया था चाइना के वुहान शहर से, इसलिए हम उसे कोविड-19 कहते हैं, कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। हम इस वायरस को कोरोना क्यों कहा जाता है और इसका जो नोमेनक्लेचर होता है, नोमेनक्लेचर वो कौन करता है? किसी भी वायरस का उसका डिटेक्शन और नोमेनक्लेचर करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वो किसी भी बीमारी का या जो नई बीमारी है ये उसका डिटेक्शन करना हो या उसका कुछ ना कुछ नाम देना हो तो वो देता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका नाम कोरोना क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो वायरस है इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक क्राउन की तरह है, एक ताज की तरह है, इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया था? WHO ने इसका नाम दिया है कोरोना। हम बात करें, आज या 2 दिन पहले एक न्यूज़ चल रही है कि एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार हैं जिसने एक चीज़ का रिवील किया। उसने कहा है कि 2015 से चाइना है उसको एक बायोलॉजिकल वीपन की तरह यूज़ करने की कोशिश कर रहा था और 2015 से वो अपनी लैब के अंदर इसको जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। किसको? कोरोना को। अब बात करें बायोलॉजिकल वीपन क्या होता है? बायोलॉजिकल वीपन का अर्थ होता है जैविक हथियार। जैविक हथियार से हमारा क्या तात्पर्य है? जैविक हथियार का अर्थ होता है कि कोई एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसी जंग जिसको सेनाएं ना लड़े, जिसको सेना गोला या बारूद से ना लड़के एक वायरस के थ्रू पूरे विश्व को या किसी देश स्पेशली को डैमेज करना हो, तो गोला बारूद की सहायता से ना, एक वायरस की सहायता से उसको डैमेज कर दे तो उसको हम जैविक हथियार कहते हैं, बायोलॉजिकल वीपन कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके समय एंथ्रेक्स का यूज़ करके किसी देश ने एंथ्रेक्स का यूज़ किया था बायोलॉजिकल वीपन के तहत। अब हम बात करें कि भाई इसके कितने सही मायने हैं, क्या ये न्यूज़ है जो रिलायबल है या कोई र्यूमर है? तो बात करें तो उस जो ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार था उसने कहा कि उसने कुछ एलिगेशंस लगाए थे। उसने कहा कि मेरी बात में दम है। क्यों? उसने पहला क्वेश्चन कहा था कि जब कोरोना वायरस का जो फर्स्ट वेव आया था उसके अंदर वुहान शहर ही प्रभावित हुआ था। चाइना का एकमात्र शहर वुहान ही प्रभावित हुआ था, बाकी वाले शहर क्यों नहीं प्रभावित हुए? जैसे इंडिया के अंदर यूँ तो है नहीं कि दिल्ली के अंदर ही अफेक्ट हुआ था, बाकी वाले एरियाज अफेक्ट नहीं हुए थे। ऑल ओवर फुल इंडिया है जो अफेक्ट हुआ था, लेकिन चाइना का एक शहर वुहान ही अफेक्ट हुआ था। फिर बात करें अभी जो ये सेकेंड म्यूटेंट आया है, सेकेंड वेरिएंट आया है, सेकेंड वेव आई है, इसमें चाइना के अंदर किसी भी तरह का कोई वायरस पाया नहीं गया। वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? फेस्टिवल्स मना रहे हैं, लाखों की संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई हिंड्रेंस देखी नहीं जा रही है। क्यों नहीं देखी जा रही? पूरा विश्व सेकेंड म्यूटेंट इंडिया के लिए ज़्यादा फैटल है, लेकिन भाई ब्राज़ील के अंदर भी पाया जा रहा है, यूएस के अंदर भी पाया जा रहे हैं, और वहाँ पे कम पाने का अर्थ यही है वहाँ पे सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। और इंडिया का जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो काफ़ी डिले चल रहा है, बहुत धीरे चल रहा है। कि उसका कारण यही है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है कोविशील्ड का प्रोडक्शन कर रही है, वो 1 महीने के अंदर 6 करोड़ डोज ही बना सकती है। हम बात करें उसने जो सेकंड एलिगेशन लगाया था, उसने कहा था कि WHO की जो टीम थी उसने कहा कि हम चाइना के उस वुहान शहर में जाना चाहते हैं, वहाँ से हम डिटेक्ट करना चाहते हैं कि कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था और वहाँ पे हम कुछ एविडेंस ग्रैब करना चाहते हैं। लेकिन चाइना ने उनको कम्प्लीटली प्रिवेंट कर दिया था, मना कर दिया था कि आप हमारे देश के अंदर ऐसी किसी भी प्रकार की कोई भी डिटेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन जब इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट किया गया
सभी देशों ने एक प्रेशर क्रिएट किया, तभी वहाँ पे उसको टीम को जाने दिया। लेकिन जब उस टीम ने अपनी रिपोर्ट बताई थी, उसमें कहा गया था कि जहाँ हमें जाना चाहिए था और जहाँ पे हमें डिटेक्शन करना चाहिए था, जहाँ से एविडेंस ग्रेब करने चाहिए थे, वहाँ पे हमें जाने ही नहीं दिया। तो दूसरी चीज़ हमें यहाँ से सस्पेंशन होता है कि हो सकता है उसने बायोलॉजिकल वेपन को यूज़ किया। और चाइना की जो हरकतें इन पास्ट 4 ईयर्स में देखी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकतें वो कर रहा है। अपने जो उनका जो चाइना का जो एक मेन मोटो रहता है, वो किसी भी देश को अपने जो ऋण के जाल में फंसा लेता है और फिर उसके जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको ग्रेब कर लेता है, उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लेता है। तो फिर चाइना ने तीसरा उसका जो मेन एलिगेशन था, उसने कहा कि बीबीसी न्यूज़ भी वहाँ पे कुछ डिटेक्शन करने के लिए, वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए जाना चाहती थी। लेकिन उसने चाइना ने बीबीसी न्यूज़ को भी रोक लगा दी और अपने देश के अंदर बीबीसी को बैन भी कर दिया था। ये तो बात हो गई। अब हम बात करें वैक्सीनेशन के बारे में कि भाई वैक्सीन लगाने के बाद में भी कोई आदमी क्या पॉजिटिव हो सकता है, इसके बारे में हम बात करें। उसके बारे में बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि वैक्सीन क्या होती है। व्हाट इज़ वैक्सीन? वैक्सीन वो होती है किसी भी चीज़, जैसे आपने पोलियो की जो ड्रॉप्स पिलाई जाती है छोटे बच्चों को, पोलियो इंडिया में पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुका है और WHO ने ये डिक्लेयर भी कर दिया है कि भारत जो पोलियो मुक्त देश है, उसका डिक्लेरेशन आ चुका है। जब बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है तो एक्चुअल में उस पोलियो की ड्रॉप्स में पोलियो का ही क्या होता है, एंटीजन होता है। लेकिन वो एंटीजन इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाता है जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं दे सकता। उस एंटीजन को हमारी बॉडी के अंदर भेज दिया। अब वो एंटीजन क्या करेगा, उस एंटीजन को देखते हुए हमारी बॉडी क्या बनाएगी, उसके रिगार्डिंग, उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। एंटीबॉडी बनाने का अर्थ है कि हमारा शरीर जान जाएगा कि अगर कभी भी ऐसा वायरस, ऐसा एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश किया तो मुझे कैसे एंटीबॉडी बनानी है, कैसे मुझे दवाई बनानी है और कैसे मुझे इसके ऊपर कन्क्वेयर करना है, कैसे मुझे इसके ऊपर जीत हासिल करनी है। तो उसी प्रकार जो ये वैक्सीन बनाई जाती है, वो वैक्सीन क्या होती है, उस वायरस का ही एक स्ट्रेन होता है। उस स्ट्रेन को यूज़ करके हम, वायरस को यूज़ करके, उसका कमज़ोर स्ट्रेन को यूज़ करके हम वैक्सीन बनाते हैं। और वैक्सीन लेने के बाद हमारे शरीर जान लेता है कि कैसे मुझे इसका दवाई बनानी है, कैसे एंटीबॉडी बनानी है इस एंटीजन के रिगार्डिंग। तो बात होगी वैक्सीन क्या होता है, आई होप आप समझ गए हो। फिर हम बात करें वैक्सीनेशन प्रोसेस के बारे में। इंडिया के अंदर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी और इमरजेंसी यूजेज के लिए 3 वैक्सीन्स को अभी उनको छूट दी गई है। वो वैक्सीन है, पहली है कोविशील्ड, जिसको एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड ने बनाया है और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का जो काम कर रही है वो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, जिसके प्रमुख है आधार पूनावाला, कर रही है। तो होगी फैक्ट वाली बात। सेकेंड जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, और जिसको भारत बायोटेक हैदराबाद ने बनाया। थर्ड वैक्सीन हम बात करें स्पुतनिक वी, जिसको हमने इंपोर्ट किया है रूस से। किससे किया है? रूस से हमने उसको इंपोर्ट किया है। तो बात करें कि वैक्सीन लगाने के बाद में भी क्या लोग पॉजिटिव हो सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ये है कि जब कोविशील्ड डॉक्टरों को दी जा रही थी, फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जा रही थी कोविशील्ड, तो उसके अंदर जो गैप रखा था वो बिल्कुल कम रखा था। 18 से 20 दिनों के बीच में ही सेकेंड डोज उनको प्रोवाइड की जा रही थी। लेकिन अभी हाल ही में स्टेटमेंट आया है कि इसका जो 80% एफिशिएंसी तभी होगी जब आप इसको 42 से 56 दिनों के बीच में लेंगे। और आज के तो न्यूज़पेपर में ये भी आ गया है इसको 8-9 हफ्ते के बाद में देनी चाहिए। हम बात करें फिर तो हमने जान लिया कि लोग वापस पॉजिटिव क्यों हो गए, क्योंकि उनका जो गैप था, उनका जो फर्स्ट और सेकंड डोज देने का जो गैप था वो कम रखा गया। अगर इसको 42 से 56 डेज़ का गैप रखा जाए तो इसकी एफिशिएंसी है जो 80% तक हो सकती हैं। अब बात करें कि राजस्थान में भी कंडीशन बहुत ज़्यादा फैटल है, राजस्थान के अंदर भी कंडीशंस बहुत ज़्यादा फैटल है। तो राजस्थान के अंदर कंडीशन फैटल होने का अर्थ है कि हमारे राजस्थान के अंदर जो कोरोना का म्यूटेंट है वो यूके का म्यूटेंट है, और यूके का म्यूटेंट थोड़ा सा डेंजरस है, इसीलिए राजस्थान के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा मौतें हो रही हैं। हम बात करें कि भाई ये ना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कैसे जांचा जाता है, तो इसके लिए एक प्रोसेस चल रहा है RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू हम जांच करते हैं कि कोई आदमी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो वो संक्रमित है और जो नेगेटिव है वो संक्रमित नहीं है। तो इस समय इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है।
ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन की किल्लतें चल रही है, तो नॉर्मली आदमी की ऑक्सीजन लेवल है वो 95 होना चाहिए। 95 से अगर कम होता है तो उसे मेडिकल की ज़रूरत रहती है, मेडिकल असिस्टेंट की किसी की आवश्यकता रहती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। अगर 95 से एबो है तो उसे किसी भी प्रकार की कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए क्या करें, एक छोटी सी डिवाइस आती है ऑक्सीमीटर, जो क्या करती है ऑक्सीजन के लेवल को मेज़र करती है। तो ऑक्सीमीटर से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना है। अगर 95 से कम है तो ही हमें हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है, नहीं तो हमें आवश्यकता नहीं है। फिर बात करें, कुछ र्यूमर्स फैली जा रही है कि ये दवाई यूज़ करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, तो उन र्यूमर्स के ऊपर हमें ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि र्यूमर्स है जो कभी सच नहीं होते, रिलायबल नहीं होते, उनमें हमें कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं जिससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। जैसे अभी बीच में एक र्यूमर फैल रही थी कि नाक के अंदर नींबू सिकुड़ने से काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिलती है। तो उन रिमूव्स के ऊपर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन और जो हमारा इंडिया का जो माई गवर्नमेंट है, हमारा जो गवर्नमेंट जो भी हमें गाइडलाइन देती है उनको ही फॉलो करना चाहिए। जो वो चीज़ें रिकमेंड कर रहे हैं कि ये दवाई यूज़ करनी चाहिए, वो ही हमें यूज करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इस सिचुएशन के अंदर, इस जो फैटल सिचुएशन है, इसके अंदर हमें साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा फिट रहने की आवश्यकता है। हमें डरना नहीं है। 50% जो जंग है, 50% ये जो जंग है, हम मानसिक रूप से एक मजबूत बनकर अगर डट कर खड़े हुए तो हम ये जंग जीत सकते हैं। तो हो सके इतनी पॉजिटिव चीज़ों को स्प्रेड करो, नेगेटिव चीज़ों को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, उसको हो सके इतना इरेडिकेट करो जिससे हम इस जंग को जीत सकें। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहेंगे और घर पे रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।